अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नया टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और हम जानते हैं कि किस अंदाज में हम अपनी तमाम तर चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे बहुत मुनफरिद टॉपिक है और यकीनन हर शख्स जानना चाहता है कि वो अपने बिजनेसेस के अंदर जिद्दत किस अंदाज में लेकर आए, स्टार्टअप्स को कैसे रन किया जाए। और स्टार्टअप्स जो रन किए जाते हैं उनका फेलियर बहुत ज़्यादा है। 70% जो स्टार्टअप्स हैं वो आगाज़ ही में पस्ती का शिकार हो जाते हैं और उसकी वजह से लोग फिर डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं होते ताकि वो आगे अगेन बिज़नेस का आगाज़ कर सकें। तो इस हवाले से हम बात करेंगे और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं हमैयो खान। आप डायरेक्टर प्रोजेक्ट कंट्रोल हैं और सऊदी अरब से ताल्लुक़ है आपका। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इन्हीं के साथ मौजूद है हमारे साथ जहान शाह। आप इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इस वक्त ऑनलाइन वीडियो लिंक के थ्रू आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों ही का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम आगाज़ यहीं से करते हैं। मैं हमैयो आपकी तरफ आऊँगा और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंसल्टेंसी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। राइट। तो प्रॉब्लम्स फिजिकल प्रोडक्ट से भी सॉल्व की जा सकती है और सर्विसेज के जरिए भी सॉल्व की जा सकती है। तो उमूमन जो सर्विसेज के जरिए जो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज कहा जाता है। बिल्कुल और कंसल्टेंसी सर्विसेज में मुख्तलिफ डोमेन हैं, बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। मेरा जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, ताल्लुक है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म से। और मेरी एजुकेशन भी सारी एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही रही है। राइट। तो ये है ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन के कंसल्टेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप या सर्विसेज प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। बिल्कुल सही। कंसल्टेंसी जो बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, ये इसका बहुत गैप हमें नज़र आता है और इस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है, मज़ीद इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, ये बेसिकली हुआ ये कि लास्ट ईयर मेरी कंपनी ने मुझे यहाँ सऊदी अरब भेज दिया इंग्लैंड से। तो क्योंकि यहाँ पे काफी गीगा और मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद मुझे ये रियलाइजेशन ये हुई कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस कंसल्टेंसी की डोमेन में काफी ज्यादा हैं निस्बतन पाकिस्तानियों। राइट। और दूसरा जो एक फैक्टर मैंने देखा कि हमारे पास शायद कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है इनबाउंड विद इन पाकिस्तान जो कि इस बात को पुश आउट कर रहा हो कि जी वी शुड गो फॉर दैट। क्योंकि एक बहुत ही अच्छी बात है कंसल्टिंग इंडस्ट्री में वो ये है कि आपको कोई बहुत बड़ा हैवी वेट किस्म का जो एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए कंसल्टेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए। आप अच्छे इदारे बनाएं और उन इदारों से लोगों को स्किल्स सिखाएं और वो स्किल्स सेलेबल स्किल्स हों ताकि वो दूसरे मुल्कों में उनकी डिमांड जिन स्किल्स की ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की बात करूं, तो इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है इसका नाम है निकमार, जहां पे वो दिन रात अपने कंसल्टेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन डोमेन के। और वो सब मिडल ईस्ट में आके बहुत अच्छी पोजीशंस पे हायरिंग की जाती है उनकी। तो मिडल ईस्ट में एक और भी एक हायरार्की सिस्टम है कि जी फॉरेन एक्सपर्ट है और मिडल ईस्टर्न एक्सपर्ट है या आपका सब कॉन्टिनेंट का एक्सपर्ट है, तो उसके हिसाब से उसकी जो है ना रैंकिंग की जाती है। तो अब फॉरेन एक्सपर्ट्स के बाद आपको जो एक्सपर्ट्स नजर आते हैं कंस्ट्रक्शन डोमेन में ज्यादातर वो इंडियंस नजर आते हैं। उसकी वजह क्या है कि वहाँ ऐसे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जो ऐसे कंसल्टेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो पहली जो एक मेरे ख्याल शर्त है वो ये है कि हमें भी इंडियन स्टाइल निकमार्क एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए। निकमार्क क्या है कि वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के जो स्किल्स हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स हैं जो जिनकी डिमांड है मार्केट में, खास स्पेशली मिडल ईस्ट में, वो वहां पे पढ़ाए जाते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ऐसे इंस्टीट्यूट डेफिनेटली होना चाहिए और मैं ये कोशिश करूंगा कि और आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं मैसेज देना चाहूंगा कि इंडिया में भी जो ये निकमार्क कायम हुआ है ये सरकार ने कायम नहीं किया। ये बुनियादी तौर पर जो इस हमारे जैसे एक्सपर्ट्स थे या जो डोमेन के एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने बैरून मुल्क जाकर काम किया, वो उन लोगों ने दे जॉइन हैंड्स एंड देन दे मेड द इंस्टीट्यूट। नाउ इट्स अ नेशनल इंस्टीट्यूट देयर, बट दैट्स फाइन।
तो इस किस्म का कोई इनिशिएटिव जरूर होना चाहिए, और फिर आगे चलेंगे तो फिर मैं आगे और क्या हो सकता है बिल्कुल ऐसे ही है। ये इनिशिएटिव लेना वक्त की ज़रूरत भी है और हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत गैप है इस हवाले से। इस गैप को फिल करना एक बहुत लाजिम चीज़ बन चुकी है। मैं जहान शाह आपकी तरफ आऊँगा और आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे आगाज़ पे मैंने बात की कि दुनिया भर के अंदर 70% जो स्टार्टअप्स हैं वो फेल हो जाते हैं। आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं जो स्टार्टअप्स हैं वो फेल क्यों होते हैं? तमाम देखने वालों को, यहाँ पर मौजूद लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने जो सवाल किया है कि स्टार्टअप्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले देखिए फेलियर की बड़ी वजूहात होती हैं। तो सबसे पहले तो उन वजूहात के ऊपर नजर करना कि क्यों ऐसा हुआ है। अगर कोई स्टार्टअप शुरू से ही किसी अच्छे आइडिया के ऊपर बेस्ड होगा, सबसे पहली चीज कि आपने आइडिया रिसर्च कर लिया है। सबसे पहले आपको मालूम है कि आप क्या करने वाले हैं एज पर योर ओन एक्सपर्टीज। आपको मालूम है कि आपने जो आइडिया क्रिएट किया है उसमें आपकी अपनी जाती एक्सपर्टीज होनी जरूरी है अगर आप उसको ओन कर रहे हैं तो। और उसके बाद फिर आपको उसी हवाले से आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज है, जो भी स्किल है आपकी, जिसको आप सेल करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, उसको आप ये देखिए उसकी मार्केट डिमांड कितनी है, राइट, उसको आपने पूरी तरह से आपने उसको स्टडी कर लिया है। और फिर आप ये देखेंगे कि सेक्टर्स में उनकी डिमांड है, जहाँ जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है, वो किस सेक्टर्स में है, कहाँ पर है। उसके बाद फिर एक स्ट्रैटेजी है कि अब आपको उसको किस तरह से सेल करना है। सेल करने के तरीकेकार आपको पता होना चाहिए। एक बेहतरीन सीईओ या ओनर ऑफ द कंपनी वो होता है जिसको सेल्स का जो एक हुनर है ना वो आना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीकेकार से, कि आपको पता हो कि आपको किस तरह मार्केटिंग करनी है। ये अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अपनी प्रॉपर मार्केटिंग की है, उसके बाद जो है वो आप जो है अपना कोई भी स्टार्टअप लेते हैं तो उसमें आपके रिस्क के चांसेस जो है वो कदरे कम हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपने कंसिस्टेंसी रखनी है अपने अंदर। अगर आप ये चाहेंगे कि आपने कोई भी स्टार्टअप लिया है और वो आपको रातों रात जो है वो आउटकम देना शुरू कर देगा, तो ऐसा नहीं है। कोई भी आप स्टार्टअप लेते हैं तो उसमें कम से कम आपके पास बैकअप होना चाहिए 1 साल का। 1 साल का अगर आपके पास बैकअप है तो फिर आप उसमें सरवाइव कर सकते हैं। हार नहीं माननी होती जल्दी कि आपने कोई चीज को स्टार्ट किया। हम लोग पाकिस्तानी ये हमारे बारे में इंटरनेशनली भी ये बात मशहूर है कि कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे अंदर। और हम लोग, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, देखती हूँ, जहाँ तक सर हुमायूं ने बात की कि इंडियंस की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उनकी डिमांड क्यों है? पहले आप ये तो देखें कि वो लोग अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं तो वो 10-10 साल एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो है उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। वो 1 साल के 6 महीने के अंदर दूसरी जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो क्या है कि उनको जंप करने की आदत है। आप उसकी कोई भी चीज को छोड़ के अगली चीज पे बेहतर से बेहतर की तलाश में, आपके पास जो अच्छी चीज होती है तो आपको आगे 10 साल बाद अच्छा कोई फल दे सकती है, आप उसको जो है वो छोड़ के आप सारी जिंदगी आप जो है वो एक रोलर कोस्टर में बैठे हुए होते हैं और अपने आप को जो है वो जंप करते रहते हैं। सेम यही चीज आपके बिजनेस में भी होती है कि आपको जरा सा फेलियर मिलने लगा, आपने हार मान ली और आपने उसको शट डाउन कर दिया, आपने उसको बंद कर दिया और आप किसी और बिजनेस की तरफ चले गए। बिल्कुल ऐसे ये तसलसल बहुत लाजिम है। जैसे आपने यहाँ बात की तसलसल के हवाले के जो तसलसल है उसकी बहुत अहमियत इस हवाले से ताकि बिज़नेस को बेहतरीन अंदाज में रन किया जा सके। मैं आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगा, मार्केटिंग के हवाले से आपने बात की कि बहुत लाजिम है बेहतरीन अंदाज में प्रोडक्ट को मार्केट किया जाए। मार्केटिंग टेक्निक्स बदल गई और मार्केटिंग के जो मेथड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई। उन जिद्दत को हमने अपना भी लिया, लेकिन क्या होता है कि जब स्टार्टअप्स लिए जाते हैं, मार्केटिंग भी की जाती है, लेकिन जो एंड स्टेप है मार्केटिंग का, सेल्स जब आपने क्लोज करना होती है, वहां पे बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है सेल्समैन को। क्या आप समझती हैं ये जो गैप है, मार्केटिंग हम करते हैं, कस्टमर की इंगेजमेंट भी आती है, कस्टमर की लीड्स भी आती हैं, उन लीड्स के ऊपर प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो आप क्लोज नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज को कैसे देखती हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अगेन फिर वाली बात आ जाती है कि आपका पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर किसी क्लाइंट को डील कर रहे हैं
तो आपसे वो तरह तरह के सवाल करेगा, जिसमें कि आपके पास पूरी तरह की नो-हाउ होनी चाहिए, आपको आपके पास हर सवाल का एक्सपेक्टेड जवाब होना चाहिए, हर एक्सपेक्टेड सवाल का आपके पास प्रॉपर जवाब होना चाहिए। तब आपकी जो स्किल है ना, वो सही अंदाज से लोगों के सामने आ सकती है और लोग से मुस्तफीद हो सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर आप स्किल की जहाँ तक बात करते हैं, तो आपका जो क्लाइंट है वो उसका बिहेवियर भी आपको समझ में आना चाहिए, आपको उसको बेयर करना आना भी चाहिए। आपके अंदर जो है वो, जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर जो है वो एक खुद एतमादी दिखनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात है, मैं फिर से अगेन ये बात कहूंगी कि अगर हम बार बार की बात करते हैं कि कोई और नेशन के अंदर ये क्वालिटीज है, वो लोग बहुत बेहतर। अब सेल्स की जॉब्स यहाँ पर आती है, लोग बोलते हैं इंडियन या फिलिपिनो, क्यों ऐसा क्यों है? उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हम लैंग्वेज में भी लेकिन करते हैं। हमें बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है कि अगर हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, एट वंस हमको ये चाहिए कि अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्लुएंसी से बात करें, हमारी एक गलती भी ना हो, ना ग्रामेटिकली ना तो वोकैबुलरी में। आप ये देखें कि अगर हम उर्दू में भी बात कर रहे होते हैं तो हम पता नहीं कितनी, मैं अभी कन्वर्सेशन कर रही हूँ, पता नहीं कितनी एक जुमले में मैंने कितने इंग्लिश के वर्ड्स बोले हैं। मेरा अरबी के साथ ताल्लुक है, मैं 4 अरबी के अल्फाज के साथ में ऐड कर देती हूँ। तो हमारी उर्दू जब प्रॉपर नहीं है तो इंग्लिश भी प्रॉपर नहीं होगी, तो कम्युनिकेशन गैप जो हमारा आ जाता है ना इंग्लिश में। हम क्यों चाहते हैं कि हम प्रॉपर इंग्लिश अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें आपकी गलतियां भी होंगी, लेकिन जो चीज मैटर करती है वो आपका कॉन्फिडेंस है। अगर आप कॉन्फिडेंटली कोई भी लैंग्वेज को डिलीवर कर रहे हैं, कि वो आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये कि आप कॉन्फिडेंटली बोले तो आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हो सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को फिर सेल करेंगे। कि आपको ये एज, अब आप यहाँ पे देखें जितने इमाराती हैं, जितने लोकल्स हैं, उन्होंने सबने हिंदी उर्दू सीखी हुई है। क्यों? क्योंकि वो अपने लेबर के साथ में, अपने एम्प्लॉइज के साथ में सही से कनेक्ट कर सकें। तो ये एक चीज है, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि अगर आप किसी भी चीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बेहतरीन अंदाज में किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए आप जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो गैप नहीं होना चाहिए। आप इस अंदाज में गुफ्तगू करेंगे जिससे वो तमाम तर चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर सके, और ये तमाम तर चीज़ें बिज़नेस की ग्रोथ के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। जैसे मैम ने यहाँ बात की, मैं हमैयो आपकी तरफ आऊँगा और आपसे मैं जानना चाहूँगा टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट्स जो हैं ये किस अंदाज में बिज़नेस को आसान से आसान तर बनाते चली जा रही हैं? हाँ, आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कि आपने देखा कि एआई का दौर है। जी जी बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ जो टूल्स की जो इन्फ्लक्स है बहुत ज्यादा है ऑलमोस्ट ऑल डोमेन्स में। तो ये कहना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि कुछ अरसे के बाद, ये मैं भी देख रहा हूँ, अपने डोमेन में भी देख रहा हूँ कि अगर हम लोग टेक सेवी नहीं हुए या टेक्नोलॉजी से हमने अपनी शनासाई बढ़ाई नहीं, तो वही लोग रह जाएंगे मार्केट में जो कि उस टेक को यूज करने वाले होंगे। राइट। क्योंकि जो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का जो काम है वो मेरा ख्याल है कि वो सारी टेक ही कर लेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में जो है वो सिर्फ वो ही रह जाएंगे जो उनको यूज कर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। बिल्कुल। नंबर 2 बात ये है कि आजकल वक्त के साथ साथ जो टेक की जो कॉस्ट है ना वो नीचे आती जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो किसी जमाने में जो टेक की चीजें जो बड़े बड़ी कॉर्पोरेट्स को अवेलेबल थी वो आज एक कॉमन पर्सन को अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत, और एक तो इन्फ्लुएंस ज्यादा है, फिर अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, तो सबको उसको सीखना लाजमी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 10 साल की और एक 6 साल की। राइट। तो मैंने उनको ऑफिस स्वीट जो है वो सारा का सारा दिला दिया है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट है, जस्ट टू मेक देम जॉब रेडी। क्योंकि आजकल आप जहां भी जाएं वहां पे टीम्स पे काम होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम होता है, और आजकल स्कूलों में मैं देख रहा हूँ काफी इन्फ्लुएंस है। लेकिन मैं उनको पुश कर रहा हूँ कि जी आप ईमेल यूज कीजिए, आप टू डू लिस्ट माइक्रोसॉफ्ट की यूज कीजिए, आप जो अपना कैलेंडर यूज कीजिए, एंड आई मेक श्योर एवरी वीकेंड के देयर असाइनमेंट्स आर अप टू डेट। तो क्या है कि आई एम मेकिंग देम टेक रेडी, जॉब रेडी। ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक कि जी आपको ये चीजें उनको आनी चाहिए। लेकिन अब ऑफकोर्स अगर प्रोफेशनल हैं तो उनको तो उसमें डेवलपमेंट भी आनी चाहिए। जैसे कि आजकल इवन माइक्रोसॉफ्ट स्वीट में, ऑफिस 365 में ये चीज हो गई है कि जितने भी आपके मैनुअल प्रोसेसेस होते थे किसी जमाने में, जो कि हम एक्सेल पे और वर्ड पे करते थे,
अब वो पावर एप्स के जरिए माइक्रोसॉफ्ट ये फैसिलिटी दे रहा है कि जी आप उसको ऑटोमेट कर दें। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जिन लोगों को जो पावर एप्स को यूज करना आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेट को यूज करना आता है, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी आगे चल के, एंड इट वोंट बी वेरी फार, मे बी इन 3, 4, 6 months टाइम, दोज हु आर experts in power apps, automate and chat GPT, these 3 things, they will be earning a lot. So that, this is what I can say. Thanks. बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये बात यहाँ पे यकीनन हर इंसान के माइंड में आती है कि जदीद दौर के जदीद मसाइल हैं और इन जदीद मसाइल को जदीद अंदाज ही से हम हल कर सकते हैं और वक्त की ज़रूरत है कि ख़ुद को अपडेट किया जाए। जैसे शाहजहां हम बात कर रही थी यहाँ पे कि बहुत लाजिम है कि अपनी कम्युनिकेशन को हम स्ट्रॉन्ग करें, और जैसे अब ग्लोबल विलेज बन चुका है दुनिया, और बहुत आसान है, आप किसी भी तरह से बिजनेसेस ऑनलाइन कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और तमाम तरह अपनी सर्विसेज जो है वो, जैसे हम बात कर रहे थे कंसल्टेंसी के हवाले से, तो ये तमाम तरह बिजनेसेस को ऑनलाइन भी रन किया जा सकता है और बहुत सी एग्जांपल्स इस वक्त हमारे सामने भी है। मैं मैम आपकी तरफ आऊँगा और आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि जो जिद्दत आती चली जा रही है इन तमाम तर टेक्नोलॉजी के हवाले से, और हर इंसान, एक कॉमन मैन भी इन तमाम तर चीज़ों को यूटिलाइज भी करता है और इनसे इस्तेफादा भी हासिल कर रहा होता है, तो एक इंसान जो एक इंडिविजुअल है या एक स्टूडेंट है, वो अपने आप को किस अंदाज के अंदर डिज़ाइन करे, किस अंदाज के अंदर अपने आप की ट्रेनिंग करे ताकि वो इस कॉम्पिटिशन के अंदर कम्पीट कर सके? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए तो देखिए सबसे पहले तो वही वाली बात आ जाती है कि आप अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, मैं अगेन यही वाली बात करूंगी कि आप अपनी फील्ड को बेहतर अपने स्किल्स के हिसाब से चुन रहे हैं सबसे पहले कि आपको किधर जाना है। हमारी यूथ के अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और मेंटोरिंग जो है ना हमारे, जैसे कि अब हम एज ए मेंटोर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर सकें, गाइडलाइंस दे सकें। तो जितने भी लोग अब उस जगह पे आ गए हैं तो उन लोगों को चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को सही अंदाज से गाइड करें कि उनके अंदर एक जो है वो इस्तेकामत हो, एक कंसिस्टेंसी हो कि और एक सही समझ होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि एक फील्ड को चुनते हैं जिसमें कि वो मैट्रिक कर रहे हैं, फिर इंटर में आके उनका दिमाग बदल जाता है, वो कुछ और करते हैं, फिर ग्रेजुएट वो किसी और ही चीज में कर लेते हैं और फिर एंड अप क्या होता है कि वो जॉब किसी और चीज में कर रहे होते हैं। तो आप ये सोचेंगे अगर एक बच्चा शुरू से इतना कंफ्यूज है तो फिर वो किसी सही इस पे डायरेक्शन में सही मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे कलामी की माजरत में आपकी बात से यहाँ ये बात भी पूछना चाहूँगा, आपने बात की कि हम अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको एक ही डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यू नहीं रख पाते और इसकी वजह यकीनन कोई इन्फ्लुएंस भी है जो सोसाइटी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डालती है कि हमने देखा, आप भी यकीनन इस चीज़ को बहुत करीब से नोटिस करती हैं कि बहुत से अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जब एक इंसान मास्टर डिग्री करता है, मास्टर्स करने के बाद जब अपनी डोमेन के अंदर वो चीज़ों को फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है तो उसको बहुत सी मुश्किलात जो है वो पेश आती हैं और एक फुकदान भी है इस हवाले से, जॉब्स के हवाले से। और जिस अंदाज़ के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी एडवांसमेंट आती चली जा रही है, तो टेक्नोलॉजी ने बहुत सी चीज़ों को जो है वो बदल दिया। तो अब मैं जानना चाहूँगा, आपने बात की कि हम अपनी डोमेन को चेंज करते हैं, हमने ये देखा कि मास्टर्स करने के बाद भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर मास्टर्स के बाद लोग 3 मंथ का कोर्स करते हैं जिसका ताल्लुक उनकी डिग्री के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है और उन 3 मंथ के कोर्स के ऊपर, उस स्किल की बेस के ऊपर उनको एक नौकरी जो मिलती है और उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आज जो दौर है, क्या आप समझते नहीं ये स्किल का दौर है? जितनी ज़्यादा स्किल आपके पास होंगी उसी अंदाज के अंदर आप मार्केट के अंदर कम्पीट भी कर सकते हैं और बेहतरीन अंदाज के अंदर रोजगार को फाइंड भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन देखिए क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ में अब इंटरेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है और यहाँ पर पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है उसकी वजूहात के ऊपर डिस्कशन होना और उसके ऊपर हमारी नजर होना बेहद जरूरी है। तो उसमें आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपके अंदर, जिस तरह से आपने कहा कि भाई स्किल्स की बातें नहीं, देखिए मैं अगर शुरू से फिर से वही बात करूंगी ताकि वो बात समझ में आ जाए और कंटिन्यू हो जाए कि भाई आपके जो बड़े हैं, एक तो ये कि वो आपको किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज ना करें। आप बच्चे को शुरू से ही 4 चीजें देते हैं और उसके बाद आप ये देखिए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है। अगर आपका बच्चा जो है वो आर्ट्स की तरफ है तो आप आर्ट्स में देखें, अगर वो क्रिएटिव है वो आर्ट्स की तरफ जाए। अगर आप ये देखें कि उसका कंप्यूटर के साथ में ज्यादा लगाव है तो आप उसको शुरू से ही वही लाइन दें, जिस तरह की सर ने बोला कि मैं माइक्रोसॉफ्ट की
जो है वो डिफरेंट चीजें अपनी बेटियों को दे रहा हूँ, ताकि वो लोग अभी से समझ सके कि भाई टेक्नोलॉजी क्या चीज है। तो अगर उनका इंटरेस्ट होगा उसमें तो वो शुरू से ही उसी में ही जाएंगे। अगर मेडिकल फील्ड से है तो वो शुरू से उसी में ही जाएंगे। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि हमें अब तक सही अंदाज से इंटरनेशनल मार्केट की समझ ही नहीं है और हम उससे कनेक्ट करते ही नहीं है सही तरीके से। उसमें बहुत बड़ी वजह यह है कि आप ये देखिए, हमारे जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं, जितने भी हमारे जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जो लेक्चरर्स हैं वो 20 साल पुराने, 25 साल पुराने, उन्हीं को ही चलाया जा रहा है। तो क्यों फ्रेशर्स को आप मौका नहीं देते कि जो यंग जनरेशन के अब जो लोग ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं, जो फ्रेश टीचर्स हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप उनके जो है वो सेशंस करें, आप उन लोगों को रखें, ताकि जो इस वक्त की जो हालात है, जो टेक्नोलॉजी है, जो सोच है, वो उससे कनेक्ट करके स्टूडेंट को जो है वो उस चीज के ऊपर लेकर आए। अभी मेरी कुछ दिन पहले एक पीएचडी डॉक्टर से बात हो रही थी और मैं बड़ा हैरान रह गई कि मतलब वो अभी भी आज से 50 साल पुरानी बातें कर रही। आप अगर खड़े होगी किसी भी यूनिवर्सिटी में 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं, आपकी नेशन कहां पर जाएगी? आप किधर सोच सकते हैं? आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एआई के दौर में आप 50 साल पुरानी वाली बातें करेंगे और आपका बच्चा आपसे कनेक्ट करेगा? हमारे जदीद दौर के जदीद अंदाज के अंदर तरबियत ही लाजिम है और ये जदीद तरबियत जो है ये इस वक्त की जरूरत भी है। और मैं यहाँ पे जो है वो मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटा सा। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बात की गई स्किल्स के हवाले से कि स्किल्स को किस अंदाज में इम्प्रूव किया जाए ताकि इस सोसाइटी के अंदर जदीद दौर के अंदर जदीद अंदाज के अंदर हम ग्रो भी कर सकें और इस सोसाइटी को कम्पीट भी कर सकें। और यकीनन ये वक्त की ज़रूरत भी है और अक्सर हमारा ये मसला रहा है कि हम अपने मसाइल को मसाइल ही समझते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा मसले ही बने रहते हैं। उनसे अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करना चाहें तो हम उनसे अपॉर्चुनिटीज़ निकाल कर एक बेहतरीन अंदाज के अंदर वर्किंग करके उन तमाम तर चीज़ों को एज आ अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो इसी बात को मज़ीद वाज़े करने के लिए मैं हमैयो खान की तरफ बढ़ूँगा और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कहा जाता है कि आज के दौर के जो मसाइल हैं वो आने वाले वक्त की बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपका ये जुमला बहुत मशहूर है, आप अक्सर सेशंस के अंदर भी ये बात करते हैं। तो हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप ये वाज़े कर सकें। जी हाँ, तो इंशाल्लाह मैं आपके इस क्वेश्चन की ओर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले जो जिहान शाह एक बात कर रही थी जिस सिलसिले में कि हम एक डोमेन में स्टार्ट करते हैं अपने स्टडीज, देन वी मूव टू अ डिफरेंट डोमेन एंड देन वी गेट टू अ डिफरेंट जॉब जी। सो इसका दो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो ये है कि जी आप कंसिस्टेंट रहें शुरू से, कि आपने स्टार्ट किया एक डोमेन में, उसके बाद मास्टर्स किया, देन यू गेट अ जॉब। दूसरा एक्सट्रीम पहलू ये है कि जी जैसे कि उन्होंने कहा कि ये एक प्रॉब्लम भी है कि वी आर नॉट कंसिस्टेंट, कि जी हम एक जगह जाते हैं, कुछ देर काम करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद चेंज कर लेते हैं, फिर दूसरा तीसरा, उसके बाद हम कहीं के नहीं रहते, जैक ऑफ ऑल बन जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके पीछे एक जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो है कंपाउंडिंग का। ठीक है, तो कंपाउंडिंग उसे कहते हैं कि जब आप किसी एक काम को करना शुरू करते हैं तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है, उसकी स्किल्स या उसका एसेट आपके पास। ये कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी से आया है कि जब आप पैसा डालते हैं बैंक में, वो इंटरेस्ट उसमें ऐड होता है, तो वो फिर वो लीनियर ग्रो नहीं करता, वो ऐसा 1 से 2 नहीं होता, 1 से 4 होता है। इसी तरह स्किल्स भी होते हैं, इस तरह आपकी वैल्यू भी होती है, हर चीज कंपाउंड होती है। ठीक है, कि जिस डोमेन में आप काम करेंगे, कुछ अर्सा वहां रहेंगे, तो वो आपकी वैल्यू वहां कंपाउंड हो रही होगी, और फिर अगर आपने छोड़ के दूसरा डोमेन अख्तियार किया या दूसरी जॉब अख्तियार की तो वो लीनियर हो जाएगी दोबारा, यानी कि वो कंपाउंडिंग बहुत अहम आपने बात की और बहुत आसान अंदाज में आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि हम चाह रहे होते हैं कि बहुत जल्द हम ग्रो करें, और उसकी ग्रोथ का जो अंदाज है, अगर आप कंपाउंड के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, कंपाउंडिंग के अंदर कि आपका जो इंटरेस्ट है उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट आए, आपका जो टोटल अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट उसी बेस पे आ सकता है जब आप कंसिस्टेंसी अपनाएंगे और बेहतरीन अंदाज में इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो रन करेंगे। और ये जो एक अंदाज है, इस चीज़ को अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब भी ला सकते हैं और अपने स्किल्स के अंदर बेहतरी भी ला सकते हैं। जी, तो अब ये क्या है कि अब इसका हल क्या है? अब जैसे अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मैंने इंजीनियरिंग की एनईडी कराची से, राइट, उसके बाद इंग्लैंड चला गया, वहां से मास्टर्स किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैनचेस्टर से, फिर कुछ अर्सा फिर काम किया, फिर उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया एंटरप्रेन्योरशिप में। तो लेकिन क्या है कि मैंने हर डिग्री के बाद गैप दिया अपने आप को
just to find out what market demands. अब अगले मैंने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की थी, मैं इंग्लैंड गया, मैं कुछ अर्सा वहां रहा, मैंने देखा कि उसकी डिमांड नहीं है इंग्लैंड में, ठीक है ना, लेकिन मैंने वो लर्न किया कि जी डिमांड किस चीज की है। तो मैंने एक जो सपोर्टिंग डिग्री थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो की, फिर उसका फिर कुछ देर वेट किया और फिर मैंने देखा एंटरप्रेन्योरशिप का दौर, देन आई मूव्ड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो हल ये हो सकता है कि हम दो एक्सट्रीम्स के बजाय एक बीच के रास्ता इख्तियार करें, एक डिग्री या एक स्किल लेने के बाद अपने आप को कुछ टाइम दें, बिल्कुल सही, असेसमेंट का, फिर देखें कि आपका कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स या कॉम्प्लीमेंटिंग डिग्रीज क्या हैं, उसको परसू करें, ठीक है। और फिर क्या है, इसी तरह अब आपको इवन अगर आप बिजनेसेस में भी देखेंगे, कोई बिजनेस शुरू होता है कि जी हमने शुरू किया, एक जूते सेल करना शुरू किए, ठीक है, आप उसको ले लें, J.Dot को ले लें, उन्होंने कपड़े बेचने शुरू किए। अब उसके बाद उनको ग्रो करना है, कपड़ों की मार्केट उन्होंने कैप्चर कर ली है, अब उनको ये देखना है कि इनके बिजनेस से मिलता जुलता साथ की और भी प्रोडक्ट क्या हो सकती है, तो परफ्यूम में आ गए। इसी तरह आपके स्किल सेट में, आपके प्रोफेशन में भी इसी तरह होता है कि आपने एक जगह ग्रो किया 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 किया, उसके बाद आपको एक सीलिंग मिल गई, अब आप आगे नहीं जा रहे, और आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि यार मेरा कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल या कॉम्प्लीमेंटिंग डिग्री क्या है मेरे करंट रोल से, जो कि मुझे नेक्स्ट स्टेज पे ले जाए। तो फिर वहां पे असेसमेंट करनी पड़ती है, मेंटरशिप अगर आप लेना चाहें तो वो ले लें, तो फिर आप दूसरा स्टेप अपना डिफाइन करें। तो ये एक मेरा छोटा सा असेसमेंट है जो कि मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, तो आई थॉट इट वुड बी हेल्पफुल। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपने जो बात यहाँ पे की है, यकीनन इस चीज़ को समझ लेना हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत इनकलाब बर्पा कर सकता है। मैं मज़ीद अब यही जानना चाहूँगा कि आज के दौर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बन सकती हैं? जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि एंटरप्रेन्योरशिप और फेलियर रेट ज्यादा है, और उस फेलियर रेट की बुनियादी वजूहत क्या है, तो मैंने बेसिकली दो बुनियादी वजूहत देखी। नंबर वन तो यह है कि एक तो कोई भी बिजनेस जो आज खड़ा होता है वो किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन हो। अब लेकिन मसला ये है कि प्रॉब्लम किसी एक आदमी को भी हो सकती है, और एक पूरे मुल्क को भी हो सकती है, और एक किसी शहर को भी हो सकती है। ठीक है, तो अब वो आपके अपने जेब पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी मिसाल के तौर पर कि आपके पास इन्वेस्टमेंट इस कदर नहीं है, आपको इतने वसाइल नहीं है, और आप एक मुल्क की प्रॉब्लम को टैकल करना शुरू कर दें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है इस वक्त, या पाकिस्तान में एक्विटी का प्रॉब्लम है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि एक आम आदमी या बहुत ही मिडिल क्लास आदमी वो ये प्रॉब्लम ऑन इट्स ओन सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, एट द सेम टाइम कि अगर किसी के घर में पानी साफ नहीं आ रहा है और उसकी सीवरेज का कोई इशू है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, और वो एक आदमी के बस की बात है। तो प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड, उसका साइज क्या है, इसका असेसमेंट करना बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए, कि जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आया वो ऐसा प्रॉब्लम है जो विद इन द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन वो सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये एक बात। और नंबर दो बात, इस प्रॉब्लम को इसी अंदाज में रिजॉल्व किया जा सकता है, और ये हर इंसान अगर अपने काम को बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम दे तो सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर बहुत अमेजिंग अंदाज के अंदर वो अपना किरदार अदा कर सकता है, और इस अंदाज में सोसाइटी की ग्रोथ भी होगी, और यकीनन सोसाइटी जो है वो ग्रो करेगी। किसी भी कामयाब तरीन इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो रोल प्ले करे लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के हवाले से। मैं जहान शाह आपकी तरफ आऊँगा, और आप इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और यकीनन ख़वातीन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत करीब से आप देखती हैं और उनको गाइड भी करती हैं। मैं अब आपसे ही जानना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हमने बात की, स्किल्स के हवाले से हमने बात की, यकीनन ये चीज़ें तो बहुत मैंडेटरी हैं और हर इंसान इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना चाहता है, लेकिन जो हमारे फीमेल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर उन बहुत सी वर्क प्लेस हरेसमेंट का जो है वो शिकार हो रही होती हैं, या बहुत से डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो मेंटली तौर पर फुली प्रिपेयर्ड नहीं होती हैं कि प्रॉपरली वो परफॉर्म कर सकें अपनी वर्क प्लेस के ऊपर, या अपनी थिंकिंग को जो है वो आप कह सकते हैं कि थिंकिंग को बेहतरीन अंदाज के अंदर यूटिलाइज करते हुए अपने बिजनेसेस को रन कर सकें। और ये हमने देखा कि ये जो माइंडसेट है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, और आप इस फील्ड से बिलोंग भी करती हैं कि आप ख़वातीन को गाइड भी करती हैं। तो मैं अब जानना चाहूँगा, ये जो एक चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब हम अपने आप को वक्त नहीं दे पाते हैं, कोई मेडिटेशन या इस तरह की एक्सरसाइजेस जो हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, रूटीन एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी बहुत बढ़ चुकी हैं। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि बीइंग अ फीमेल, आप फीमेल्स के लिए इस हवाले से क्या कहेंगे? बात है
जी, दरअसल आपने जो शुरू में सबसे पहले तो ये कहा कि फीमेल जो है वो हैरेसमेंट का जो शिकार होती हैं, अगर वो कोई भी काम करने के लिए निकलती हैं तो उसमें सबसे पहले ये है कि आपका अपना बैकअप आपके अपने माँ-बाप से इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको इतनी खुद-एतमादी दी हो कि अगर आपके साथ किसी भी किस्म का कुछ भी गलत होता है, तो आपके अंदर इतनी स्किल्स और इतनी पावर्स होनी चाहिए कि आप उसको अपोज कर सकें, आप उसके खिलाफ खड़े हो सकें, आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकें और आप जो है उसको रोक भी सकें। तो ये सारी स्किल्स जो है वो माँ बाप और घर से ये चीजें डेवलप होती है, जो कि हमें अपनी बेटियों को और अपने इर्द गिर्द जितनी भी हमारी खवातीन है, जो हमारे मातहत खवातीन होती हैं, तो उनको हमें ये खुद एतमादी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये है। तो अगर आपने अपनी खवातीन को, अपनी बेटियों को ये खुद एतमादी दी है कि वो किसी भी गलत चीज के खिलाफ जो है वो खड़े हो सकते हैं, तो फिर ये कि कोई भी हैरेसमेंट उनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं रहेगी। उनकी नजरों में, उनकी लैंग्वेज में इतनी पावर्स होनी चाहिए कि कोई इंसान जुर्रत हिम्मत ही ना कर सके कि कोई उनसे गलत बात तक कर ले। हैरेसमेंट तो फिर दूर की बात है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि औरतों को ये बात, यानी कि शुरू से ये चीज बोली जाती है कि कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है, फिजिकली, मेंटली, उनको इतना ये चीज समझा दी जाती है और वो फिर उनके अपने अंदर भी उतर जाती है कि हम कमजोर हैं, हम किसी भी चीज पे अपनी ताकत नहीं लगा सकते, भाई सामान नहीं उठाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इस तरह नहीं चलो, उस तरह नहीं बैठो। ये चीजें जो है ना, ये गलत है। आप ये देखिए कि अगर आप तारीख को उठाकर देख लेते हैं तो सहाबियात ने जो है वो गज़वात में भी हिस्सा लिया है, घुड़सवारी भी की है, तलवारबाजी भी की है, तीरंदाजी भी की है। तो आज हम मुसलमान होने के नाते अपनी लड़कियों को इतना कमजोर क्यों बना रहे हैं? हम उनको क्यों सारी चीजें नहीं सिखाते? जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, गाड़ी चलाना, आजकल घुड़सवारी नहीं हो सकती है, लेकिन मैं तो कहूँगी वो भी सिखाओ। लेकिन ये कि आप गाड़ी चलाना सिखाओ, उनको बाइक चलाना भी सिखाओ, उनको जो है वो जितने भी सेल्फ डिफेंस के जो टूल्स हैं, जो टैक्टिक्स हैं, आप उनको वो भी सिखाओ, उनको कराटे में भी डालो, आप स्विमिंग में भी डालो, अपनी बाउंड्रीज में रहकर। ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो चीज है ना, कि जो लोग दीन की तरफ आ जाते हैं तो वो लोग फिर इन चीजों की तरफ सोचते भी नहीं जी हम कैसे करेंगे। मैं अपनी अगर मिसाल लूं तो ये सारी जो चीजें मैंने मेंशन की ये सब मुझे आती है, लेकिन अपने पर्दे के अंदर रहकर, अपनी बाउंड्रीज में, अपने रूल्स में आपको पता है कि आपको कहाँ क्या परफॉर्म करना है, क्या करना है। फिर आपका सवाल ये, आपका जो सवाल का नेक्स्ट हिस्सा था कि आप खवातीन किस तरह से अपनी फील्ड में काम करें, किस तरह से, तो ये उस खवातीन या मर्द किसी भी फील्ड में किसी भी अंदाज से काम कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर यही चीज कहूंगी कि इस चीज को नहीं भूलें कि हमारा दीन क्या है, हमारा कल्चर क्या है और हमें किस तरह से सरवाइव करना है। अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाएं, अपने आप को एक मिसाल बनाएं कि आप किस तरह से अपनी उन सारी अक़दार को लेकर भी एक बेहतरीन बिजनेस रन कर सकते हैं, एक बेहतरीन तरीकेकार से काम कर सकते हैं और वो सारी चीजें सीखें जो आज के दौर के लिए इम्पोर्टेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, जो मार्केटिंग टैक्टिक्स है, जो सोशल मीडिया है, उसके किस तरह से यूजेस हैं, उसके किस तरह से तरीकेकार है, वो सब चीजें आपको आनी चाहिए और फिर आप किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से, किसी भी फील्ड में आप पीछे नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तमाम तर चीज़ों को सीखना ये वक्त की ज़रूरत भी है। मैं आप ही की मज़ीद ये जानना चाहूँगा बाब कि देखें हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हम देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं, आपने इस्लाम की बात की, यकीनन इस्लाम जो है वो हमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है कि किस अंदाज़ के अंदर हम चीज़ों को लेके चल सकते हैं। लेकिन हमारे जो मजहबी घराने हैं या मजहबी जो थॉट्स हैं, इस हवाले से आपने बात की कि ख़ानदानी तौर पे ये बात जो है वो समझ ली जाती है और ख़वातीन के माइंड में ये चीज़ जो है वो ऐड कर दी जाती है कि आप जो है वो इससे ज़्यादा जो है वो ग्रो नहीं कर सकते या इस लिमिट से ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये चीज़ उनको जो है वो कमज़ोर बना देती है और मेंटली तौर पर वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि हम इस अंदाज़ के अंदर वर्किंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपने बात की कि आपने तमाम तर चीज़ें खुद भी परफॉर्म की और बेहतरीन अंदाज के अंदर आप बापर्दा जो खतून है वो होते हुए तमाम तर चीज़ों को परफॉर्म कर रही हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपको इन तमाम तर चीज़ों को करते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, मुश्किलात का देखिए सामना करना पड़ा है। इसमें बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक हम ये कहते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, उसमें हमें अगर अपने घर से नहीं कोई चीज, जैसे मेरे वालिद साहब है या मेरे भाई हैं या मेरे
और जो दीगर रिश्तेदार होते हैं, अगर उनकी तरफ से आपको वो चीज नहीं भी मिल रही होती, मिसाल के तौर पे कि एक रोकथाम होती है या जो बाउंड्रीज होती है वो आपको उस तरह की या टोक नहीं मिल रही होती है, तो लेकिन आपको बाहर जरूर मिल रही होती है। अब मैं इसके ऊपर एक छोटी सी मिसाल दूं कि हम जो है बीइंग एन इस्लामिक स्कॉलर, सबसे पहला जो हमें एक बात सुनने को मिलती है, अगर आप बापर्दा हैं तो आप चेहरा क्यों नहीं ढक रहे, अगर आप चेहरा नहीं ढक रहे हैं तो आप हाथ क्यों नहीं ढक रहे। मतलब हम जजमेंटल बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी फील्ड में खवातीन की नहीं होती है कि उनको हर तरह की जजमेंट का सामना करना पड़ता है। और मैं इस बात को जो है बड़ा आजकल हाईलाइट कर रही हूँ, बहुत मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर बात की जाए और इसको समझा जाए कि अगर आप कोई भी दीन का काम कर रहे हैं या कोई भी वैसे ही कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी काम में किसी भी चीज में परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते। आप अपने दीन के मामले में भी, अपने बिजनेस में भी, अपनी जॉब में भी, काम में, घर के कामों में, आपकी अपनी पर्सनालिटी में मुकम्मल होना कमाल तो सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के अंदर है ही नहीं, पूरी कायनात में नहीं। आप ये चीज देखें तो आप एक अदना से इंसान से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पूरी तरह 100% मुकम्मल हो जाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी सोसाइटी बहुत शदीद तरीके से जजमेंटल है, और अगर कोई भी औरत या कोई भी पर्सन किसी भी कामयाबी की सीढ़ी को चढ़ने लगता है तो हम उसे हौसला अफजाई देने के बजाय उसकी टांग खींच रहे होते हैं। यही बहुत बड़ा रीजन है हमारी कौम का पीछे होने का कि आप इंटरनेशनल मार्केट में भी ये चीज देखते हैं कि एक पाकिस्तानी को कभी सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर एक डिपार्टमेंट में एक इंडियन आ गया तो वो सारे इंडियंस को अपने अंडर में ले लेगा, वो किसी और नेशन के लोगों को आने नहीं देगा। लेकिन हमारा अलमिया ये है और हमारा ड्रॉबैक ये है कि हम अपनी ही जड़ें काटते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये चीज जिसे हम समझते नहीं है। फिर बीइंग अ वुमन और बीइंग अ वर्किंग वुमन के जो चीजें फेस करनी पड़ती हैं, उसमें एक और चीज ये आ जाती है कि वो एक जो ये जज्बा है ना कि एक औरत को मर्द के पीछे ही चलना है, वो ठीक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो एक जो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में या बाप बेटी के रिलेशन में ये चीज रखी है कि औरतें जो हैं वो उनके मातहत होकर चलती हैं या उनकी सुनकर चलती हैं। मातहत भी होना जो है मेरा ख्याल है कि एक अलग उसको कॉन्सेप्ट में ले लिया गया है, जो कि एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये है कि एक ये सोच कि अगर औरत सीईओ बन रही है तो आपकी इज्जत पे जो है वो बात आ रही है, आप उसको होने नहीं देंगे, आप तरह तरह की जो है वो पॉलिटिक्स करेंगे, तरह तरह की जो जिद्दोजहद कर देंगे कि आप उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर स्किल्स हैं इसके अंदर और वो ये डिजर्व करती है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर होंगी बीइंग अ मेल तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर उसके अंदर स्किल्स हैं, वो मेहनत भी कर रही है, जो कि हम ये ज्यादा देख रहे हैं कि खवातीन जो है वो मेहनत पे ज्यादा है, और इसमें कोई हार नहीं है कहने में। कि हकीकतन बात ये कि ऑर्गेनाइजेशंस में या कहीं पर भी आप ये देखें कि पढ़ाई के मैदान में भी देख लें कि आज के दौर में लड़कियां ज्यादा तरक्की कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, आज के दौर में जो खवातीन हैं वो ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं और ज्यादा मेहनती हैं। आपकी गुफ्तगू से इकबाल का वो शेर मेरे ज़हन में आ गया कि तू राज़े कुन फ़का है, अपनी आंखों पर अया हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। इंसान जब अपने ऊपर वर्किंग करता है तो फिर वो खुद का राज़दां बन जाता है और खुदा का तर्जुमा बन के, खुदा का नायब बनकर इस दुनिया के अंदर सर्वाइव करता है। और इसके अंदर ख़वातीन भी इस अंदाज में ग्रो कर सकते हैं जिस अंदाज में मर्द जो हैं वो आज हमें तरक्की करते दिखाई देते हैं। लेकिन आपने बहुत अहम बात की कि बीइंग अ वर्किंग लेडी जिस अंदाज में खुद भी काम कर रही हैं, यकीनन ये मोटिवेशन है हमारी ख़वातीन के लिए। मैं हमें आपकी तरफ आऊँगा और अब आपसे जानना चाहूँगा कि हम स्किल्स की इंप्रूवमेंट के हवाले से बात कर रहे थे कि किस अंदाज के अंदर स्किल्स को ग्रो किया जाए, अपने आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से कौन से स्टेप्स लिए जाएँ और अपने आप को किस अंदाज के अंदर कम्पीट करने के काबिल बनाया जाए सोसाइटी के साथ। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपकी एक्सपर्टीज़ इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि आप सेल्फ मार्केटिंग के हवाले से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि सेल्फ मार्केटिंग जो है वो किस अंदाज में की जा सकती है। तो अब मैं जानना ही चाहूँगा कि बहुत से लोगों के पास नॉलेज भी होता है, स्किल्स भी होती हैं, तमाम तर चीज़ें होती हैं, स्टडीज़ भी कंप्लीट कर चुके होते हैं, लेकिन सेल्फ मार्केटिंग नहीं कर पा रहे होते। तो आप इस हवाले से पहले तो ये बताइएगा सेल्फ मार्केटिंग क्या है, और फिर ये जानना चाहूँगा कि सेल्फ मार्केटिंग किस अंदाज में की जा सकती है। देखिए, मार्केटिंग जैसे कि बात यह है कि आपको हम या कोई भी आप चीज सेल कर रहे हैं वो उस वक्त तक बिकेगी नहीं जब तक लोग जानते नहीं कि आप बेच रहे हैं।
ठीक है। तो अब मेरे पास कोई स्किल्स हैं या कोई मेरे पास क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है, मैं जब तक लोगों को बताऊंगा नहीं कि आई कैन डू दिस एक्स वाई एंड जेड, तो लोग मुझे अप्रोच नहीं करेंगे, मुझे वो काम नहीं देंगे जो कि मेरे स्किल सेट से रेलेवेंट है। तो इसके लिए जिस तरह हम एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं ताकि लोगों तक पहुंचे मैसेज कि हम क्या बेच रहे हैं या हमारे पास क्या है, इसी तरह अपने स्किल्स को भी आपको सेल करना चाहिए। ठीक है, अपने स्किल्स को भी बताना चाहिए। और उसके बताने के आजकल तो बहुत ज्यादा आपको जराए मिल गए हैं, जैसे कि आप यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना सकते हैं या कोई कोर्स शुरू कर सकते हैं या कोई सिंपली लोगों को वेबिनार कर सकते हैं कि जी मैं ये चीज सिखाना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे पता है कि आप इंटरव्यूज किया करते थे कभी साहब, लोगों का जानने के लिए कि उनके पास क्या स्किल्स हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा डोमेन है सीखने का भी और बताने का भी। ठीक है, तो ये तो एक सेलिंग है। अब है कि जी हम इन स्किल्स को अक्वायर कैसे करें। ठीक है, तो मैंने इस डोमेन में काफी रिसर्च की है, पर्सनल रिसर्च, और काफी लोगों से मेंटरशिप भी ली है। तो मैं ये यानी कि मैं करेक्ट पे पहुंचा हूं, नतीजे पे पहुंचा हूं कि हम प्लान्स बहुत सारे बनाते हैं। ठीक है, अब वो प्लान्स आपसे डिमांड करते हैं कि आप उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करें ऑन डे टू डे बेसिस। बिल्कुल। यानी कि मतलब क्या है कि अगर आपने एक प्लान बनाया, ऐन मुमकिन है कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास 10 एक्टिविटीज आ गई पर डे की, कि अगर मैं 10 एक्टिविटीज पर डे नहीं करूंगा तो ये प्लान मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह अगर आपने 5 प्लान बना लिए तो वो एक्टिविटीज 50 हो जाएंगी पर डे। तो जब तक वो आपके जो प्लान्स हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज में कन्वर्ट नहीं हो रहे और फिर उनको डे टू डे बेसिस पे आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे और मॉनिटर नहीं कर रहे, आपकी सक्सेस नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स नॉट अबाउट प्लान्स मेकिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दुनिया में वो लोग कामयाब होते हैं जो प्लान बनाते हैं, उनको डे टू डे एक्टिविटीज में कन्वर्ट करते हैं और फिर मेक श्योर करते हैं कि वो डे टू डे एक्टिविटीज एग्जीक्यूट हो ऑन डेली बेसिस, वेदर वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो या आपकी फैमिली हो। ठीक है, तो पर्सनल टास्क मैनेजमेंट जो है रिलीजियसली, ये क्रक्स है आपकी सक्सेस का। बिल्कुल ऐसे बहुत अहम और बहुत वाज़ेह अंदाज के अंदर आपने बात की कि हम प्लान्स बहुत बनाते हैं और हर इंसान के माइंड में बहुत से प्लान्स होते हैं कि मैंने इस चीज़ तक पहुंचना है, और उस चीज़ तक पहुंचने के लिए यकीनन डे टू डे एक्टिविटीज़ बहुत लाजिम है कि आप अपने प्लान के मुताबिक अपने आप को डिज़ाइन करें कि आप किस अंदाज के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम है इसके अंदर हमने जाना कि किस अंदाज के अंदर हम स्टार्टअप्स को रन कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स क्या हैं और जो कंसल्टेंसी स्किल्स हैं वो किस अंदाज में इंक्रीज़ की जा सकती हैं और इस गैप को किस अंदाज के अंदर फिल किया जा सकता है। और ये एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको हम जो है वो अपना कर ना सिर्फ एज अ बिजनेस इसको ले सकते हैं बल्कि सोसाइटी का जो गैप है उसको भी फिल कर सकते हैं। मैं आप दोनों मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप दोनों वीडियो लिंक के थ्रू हमारे साथ मौजूद रहे और बहुत मुदल्लल और बहुत जामे गुफ्तगू की आज के टॉपिक के हवाले से। उम्मीद है कि इसी अंदाज में डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर मज़ीद आप गुफ्तगू का हिस्सा बनते रहेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा इख्तिताम को पहुँच चुका है। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।